पटल पर पुनः स्वागत है आपका। भाषा संरक्षण के प्रयास के एक छोटी सी पहल के तहत हमने कई भाषाओं को लेकर कई कार्यक्रम चलाए। भाषाओं की इतिहास से लेकर वर्तमान तक जानकारियां लेने के प्रयास किए। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे बिहार की चल रही भाषा कड़ी में बिहार की ही एक भाषा मगही के बारे में। तो आइए जानते हैं भाषा मगही को। मगही भाषा भारत में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। इसे मागधी भी कहा जाता है। इसका जन्म नाम मगधी प्राकृत से है, जो कि बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी और मगध के प्राचीन साम्राज्य की भाषा थी। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार मगधी प्राकृत पुराने इंडो आर्यन की बाहरी शाखा से संबंधित थी और इसकी प्रारूप संरचना में यह अन्य प्राकृतों से काफी भिन्न था। प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार मगधी प्राकृत सबसे पूर्वी प्राकृत थी, जिसे उन्होंने प्राच्या नाम दिया है। प्राच्य वक्ता एक विशिष्ट जातीय समूह थे, हालांकि वे मगध, मौर्य, अंग और विदेह जैसे उपसमूहों में विभाजित थे। मगधी का भोजपुरी और मैथिली से गहरा संबंध है और इन भाषाओं को कभी एक ही भाषा बिहारी के रूप में जाना जाता था। इन तीन भाषाओं को कई अन्य संबंधित भाषाओं के साथ बिहारी भाषाओं के रूप में जाना जाता है, जो इंडो आर्यन भाषाओं के पूर्वी क्षेत्र समूह का एक उपसमूह है। 2011 की जनगणना में मगधी को बोलने वालों की संख्या लगभग 1,27,00,000 लोग हैं। 1961 की जनगणना में मगही को कानूनी तौर पर हिंदी के अधीनस्थ बोली जाने के तहत समाहित कर लिया गया था। मगधी प्राकृत पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती थी, जो पूर्वी भारत, बांग्लादेश और नेपाल तक फैला हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र मगध के प्राचीन साम्राज्य का हिस्सा थे। ऐसा माना जाता है कि यह गौतम बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह मौर्य दरबार की आधिकारिक भाषा थी और अशोक के शिलालेखों में इसमें रचना की गई थी। मगही नाम मागधी प्राकृत नाम से लिया गया है और मगही के शिक्षित वक्ता इसे मगही के बजाय मागधी ही कहना पसंद करते हैं। भाषा विद्वानों के अनुसार मागधी, मैथिली, भोजपुरी, बंगाली, असमिया और उड़िया की उत्पत्ति 8वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान मागधी प्राकृत या अर्ध मागधी से हुई थी। मागधी का विशिष्ट आकार सिद्ध सरहपा और सिद्ध कौहापा द्वारा लिखित दोहा कोश में देखा जा सकता है। मागधी उस क्षेत्र में बोली जाती है जो मगध के तत्कालीन प्राचीन साम्राज्य का केंद्र था, जिसमें आधुनिक जिले पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा और नवादा शामिल थे। मगही का कुल भौगोलिक क्षेत्र आज बहुत बड़ा है। बिहार के पड़ोसी राज्यों में भी कुछ वक्ताओं द्वारा यह बोली जाती है। मगही आमतौर पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मगही पूर्व में कैथी लिपि में लिखी जाती थी, जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। मगही में लोक साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है और आधुनिक समय में भी साहित्यिक लेखन की परंपरा जारी है। 1952 में पटना में मगही परिषद की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर बिहार मगही मंडल कर दिया गया। उसी समय एक मासिक पत्रिका मागधी शुरू की गई, जिसका नाम बदलकर बाद में बिहान रखा गया, जिसका अर्थ है कल या आने वाली सुबह। नालंदा खुला विश्वविद्यालय मगही पर विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मगही के दो रूप हैं, पहला मगही और दूसरा पूर्वी मगही। मगही मगध यानी पटना, गया और अन्य निकटवर्ती जिलों में बोली जाती है और पूर्वी मगही मुख्यतः दक्षिण बिहार के जिलों में बोली जाती हैं। हिंदी बिहार की राज्य भाषा है
और सामाजिक भाषाई रूप से मगही को हिंदी की एक बोलियों के रूप में स्वीकार किया गया है। मगही के विकास के लिए मगही क्षेत्र में शायद ही कोई आंदोलन हुआ हो। बिहार सरकार ने मगही के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मगही अकादमी की स्थापना की है। मगही भाषा में विशेष योगदान हेतु सन 2002 में राम प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान दिया गया। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक प्राच्यों की राजनीतिक शक्तियां घट रही थी और एक बार फिर उचिंगो यानी उत्तरीपन ने भाषा सहित सभी मोर्चों पर उनका कब्जा कर लिया और उदीच्यों की दृष्टि में प्राच्य पहले की तरह व्रात्य ही रहे और उनकी भाषा कम सुसंस्कृत लोगों की भाषा थी, जैसा कि मध्यकालीन भारत के संस्कृत नाटकों में दी गई प्राकृतों की स्थिति से स्पष्ट होता है। 14वीं शताब्दी के अंत तक उड़िया, बंगाली, मैथिली आदि बोलियां स्पष्ट रूप से विशिष्ट हो गई थीं और उन्होंने अपने स्वयं के साहित्यिक रूप विकसित कर लिए थे। हालांकि मगही भी अलग हो गई थी, या कह सकते हैं कि मगही से मैथिली अलग हो गई थी, लेकिन मागधी बोलियों में मगही सबसे पीछे रही। इसके लिए कई कारण दिए जा सकते हैं, उनमें से जो दो बेहद महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध कभी भी अपने पिछले गौरव को वापस नहीं पा सका। देश पर लगातार आक्रमण होते रहे। परिणाम स्वरूप उत्तर से निरंतर प्रवासन के परिणाम स्वरूप नए शासक वर्ग का राजनीतिक, सांस्कृतिक और भाषाई प्रभुत्व हो गया। जब तक बिहार मुस्लिम शासन के अधीन आया, मगध ने जो कुछ भी स्वदेशी था उसे खो दिया। एसके चटर्जी कहते हैं कि मगध को भारत के कॉकपिट के रूप में वर्णित किया है और यह तुर्की, पठान और मुगल काल के दौरान लगातार लड़ाई का क्षेत्र बना रहा। और दूसरा कारण कि राजनीतिक अधीनता के कारण परिस्थितियों से मजबूर मूल लोगों को भूमि और आम जनता को लगातार प्रवास का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने अपना सांस्कृतिक आधार लगभग खो दिया। इस प्रकार मगही पर अतीत में कभी भी विद्वानों का ध्यान नहीं गया। आर हॉर्नले, जॉन बिम्स और के लॉग जैसे विद्वानों ने मगही के साथ बहुत सहज व्यवहार किया, तब भी यह हिंदी की एक बोली बनी रही। मगही आज तक आम लोगों के जुबान में जीवित है। हालांकि हिंदी वस्तुतः पूरे मगही क्षेत्र की सामान्य भाषा बन गई है। धन्यवाद।